दोस्तों, क्या पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के जरिए सिविलियंस का ट्रायल और उनको सज़ा हो सकती है? सिविलियंस को कब पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट या तरमीम के जरिए शामिल किया गया? आर्मी एक्ट 1952 पाकिस्तान आर्मी के लिए इतना अहम क्यों है? आर्मी एक्ट का जिक्र कुलभूषण जाधव के बगैर नामुकम्मल क्यों है और हसन अस्करी जो कि एक सिविलियन थे का एक खत पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बुरी एग्जाम्पल ऑफ जस्टिस क्यों बना? इन सारे सवालात का जवाब और कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 पाकिस्तान में मिलिट्री रूल्स या फौजी कवानीन का एक अहम हिस्सा है जो पाकिस्तान आर्मी के मामलात और इंतज़ाम के लिए आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, इस कानून में फ़ौज के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों की तश्कील और मिलिट्री कोर्ट्स में कौन कौन से जुर्म या ऑफेंसेस का ट्रायल हो सकता है के बारे में तफसील से बताया गया है। इसके अलावा मेरे देखने वालों के आपको मालूम है कि बुनियादी तौर पर यह कानून पाकिस्तान आर्मी की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी या अंदरूनी जवाबदेही के लिए बनाया गया। आप इसको पाकिस्तानी फ़ौज का इंटरनल लीगल कोड भी कह सकते हैं। और ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि 1952 में ये कानून फ़ौजी अथॉरिटीज़ की ताकत को लिमिट करने के लिए भी बनाया गया था। तो पाकिस्तान के आर्मी एक्ट को कैसे सिविलियंस को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर इतनी तनकीद क्यों होती है और इस एक्ट के सबसे अहम 3 हिस्से कौन से हैं, ये हम आपको वीडियो में थोड़ा आगे जाकर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस कानून को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। जब पाकिस्तान ने 1947 में अपनी आज़ादी हासिल की थी तब मुल्क के सामने बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस थे और इसी दौरान हमारी मिलिट्री को एफिशिएंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ कवानीन या फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत थी। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट 1952 को बनाया, जिसने पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को बेहतर और रेगुलेट करने में बहुत मदद दी। लेकिन आर्मी एक्ट 1952 के बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री में जाए तो एक बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या वजारत कानून के आर्काइव्स के मुताबिक 1952 के ओरिजिनल मुसव्वदे में आर्मी एक्ट की जुरिस्डिक्शन या इख्तियार और इतलाक सिविलियंस पर नहीं होता था। जी हाँ, 1952 के आर्मी एक्ट में सिविलियंस का जिक्र ही नहीं था और उन पर पाकिस्तान पीनल कोड या पीपीसी ही अप्लाई होता था। फिर व्यूअर्स, ये सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि आज के आर्मी एक्ट के डॉक्यूमेंट में हमें सेक्शन 2 में सिविलियंस का भी जिक्र मिलता है। दरअसल आर्मी एक्ट को 1952 में मंजूरी हासिल करने के बाद कई बार तरमीम या अमेंड किया गया। 1967 में जब उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ सियासी एहतजाज बढ़ना शुरू हो गया और उनको काबू करना अयूब खान की हुकूमत के लिए नामुमकिन सा लगने लगा, तो दोस्तों एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस एक्ट को अमेंड किया गया या एक तरमीम लाई गई जिसके तहत इसकी जुरिस्डिक्शन को सिविलियंस तक खींच दिया गया। दोस्तों, अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जायज़ा लें तो इस कानून को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तीसरा, चौथा और 5वां हिस्सा जो कि पॉलिटिकली आर्मी एक्ट के सबसे अहम पार्ट्स हैं, आर्मी के इंटरनल डिसिप्लिन, मिलिट्री कोर्ट्स में किन किन जराइम या ऑफेंसेस पर ट्रायल हो सकता है और सज़ाएं क्या क्या हो सकती हैं के बारे में बताया गया है। अब क्या सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में मुंसलिक किया जा सकता है और पाकिस्तान जैसी जमहूरी सोसाइटी और स्टेट में सिविल कोर्ट्स के होते हुए सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के साथ मुंसलिक करना
कैसी रिवायत है? दोस्तों, हमें ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के आर्मी एक्ट बहुत सिमिलर या एक जैसे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने पार्टीशन या आज़ादी के बाद 1911 के इंडियन आर्मी एक्ट को ही कुछ तब्दीलियों के साथ नाफिज कर दिया था। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि 1911 के इस एक्ट में सिविलियंस के फौजी ट्रायल की इजाज़त नहीं थी। ताहम पाकिस्तान ने 1967 में अपने आर्मी एक्ट में तब्दीलियां करके सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल का रास्ता खोल दिया। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जहाँ मिलिट्री कोर्ट्स आम सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं और कर रही हैं। पाकिस्तान के आइन में सभी पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुछ बुनियादी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है, जिसमें इंतहाई अहम हक राइट टू फेयर ट्रायल या मुनसिफाना ट्रायल का हक भी शामिल है। नॉन मिलिट्री पर्सनल या गैर अस्करी अफराद के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के बारे में एक राय ये है कि सिविलियंस का सिर्फ जुडिशल निज़ाम में ट्रायल होना चाहिए ताकि उनके सारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत हो सके। जबकि दूसरी राय ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दहशत गर्दी के मुकदमा में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हुआ। दिसंबर 2014 में APS अटैक के खौफनाक हमले के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और असम्बली ने एक वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स मुतारिफ करवाई। इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 तक तकरीबन 717 दहशत गर्दों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चले। इन सारे केसेस के ट्रायल पर तनकीद ये की जाती है कि इन मुकदमात में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, फेयर ट्रायल का हक छीना गया और ट्रायल की शफाफियत पर भी सवालात उठते हैं। लेकिन इसके हक में आम राय यह भी है कि इन ट्रायल्स की बदौलत मुल्क में दहशत गर्दी की खूनी लहर को काबू में भी लाया गया। दोस्तों, इसके अलावा बदनामे ज़माना इंडियन शहरी और जासूस कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हुए 2016 में पकड़ा गया को भी मिलिट्री कोर्ट के जरिए अप्रैल 2017 में फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट्स की तारीखी मिसालों में सिर्फ TTP के दहशतगर्दों या इंडियन जासूस कुलभूषण यादव की नहीं मिलती, बल्कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की दूसरी एक्सटेंशन पर तनकीदी ओपन लेटर लिखने पर भी एक पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट हसन अस्करी, जो खुद एक मिलिट्री ऑफिसर के बेटे थे और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आकर मुल्क की खिदमत करने का फैसला किया, को गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट के जरिए सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, हसन अस्करी, जिनको आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर तनकीद करने पर गद्दारी के केस में मुबैना तौर पर 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और वो आज के दिन में भी जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं, किसी हवाले से कोई अच्छी मिसाल नहीं है। व्यूअर्स, मिलिट्री कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या आईनी हैसियत समझने के लिए पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 175 को आप सबका समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 175 पाकिस्तान के जुडिशल या अदालती निज़ाम के इख्तियारात और किसी भी सूरत में राइट टू फेयर ट्रायल को प्रोटेक्ट करता है। इसके ज़रिए पाकिस्तान में किसी और तरह का पोटेंशियल या पैरेलल अदालती स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी यही 3 मसले खड़े करती है, एक लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, दूसरा राइट टू अपील और तीसरा फेयर ट्रायल। अपील का हक भी मिलिट्री कोर्ट्स में महदूद हो जाता है। ये जानकर शायद आपको हैरानगी हो कि मुल्जिम सिर्फ इस सूरत में हाई कोर्ट्स में अपील कर सकता है जब फौजी अदालत में सजाए मौत सुनाई गई हो, जबकि मुल्जिम को अपने ट्रायल के दौरान वकील की हाजिरी की भी आम इजाज़त नहीं होती, जबकि अपने खिलाफ पेश किए गए गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने की भी आम इजाजत नहीं होती। अब वकील का होना या बाकी प्रैक्टिसेस जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताई हैं, दुनिया भर में किसी भी फेयर जुडिशल सिस्टम की बेसिक्स में आता है। अच्छा दोस्तों, आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने से पहले थोड़ा सा पॉज लेते हैं, और अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। अच्छा, तो व्यूअर्स, थोड़ा अगर पाकिस्तान की तारीख को झिंझोड़ें तो मैं आप सबको अपने साथ साल 1999 या 1999 में ले जाना चाहता हूँ,
जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तारीखी 1999 में लियाकत हुसैन वर्सेस द स्टेट के केस में फैसला भी मिलता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की कोशिश की। मिलिट्री कोर्ट्स उस वक्त के कराची में सियासी कशीदगी के बायस हंगामों के बाद बनाने का फैसला किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उनको कालादम करार करके गैर आईनी करार दिया, बल्कि इसका भी फैसला किया गया कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के राइट्स या सियासी दंगा फसाद मिलिट्री कोर्ट्स के ज़ायचे में नहीं आते। उस फैसले में यह भी कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर यानी ताकत की तफरीक को भी क्लियरली वायलेट करता है। अच्छा दोस्तों, ट्राइकोटमी ऑफ पावर आम अल्फाज में किसी भी मुल्क में इंस्टीट्यूशंस की पावर्स को अलहदा करता है ताकि कोई भी ताकत एक दूसरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बड़ी ताकत ना बन सके और कहीं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में ताकत पर आपस में लड़ाई ना शुरू हो जाए। ये सेपरेशन ऑफ पावर एक बालिग सोसाइटी और जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम और इंसाफ की भी हिफाजत करता है। तो आखिर में इस रिसर्च, जुडिशल हिस्ट्री और जुडिशल प्रेसिडेंट्स और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को परखने के बाद नतीजा ये निकलता है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एक पसंदीदा अमल हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन एक और अहम नुक्ता ये भी है कि ये मामला बहुत ज़्यादा ग्रेविटी ऑफ द मैटर या मसले की संगीनी से ताल्लुक़ रखता है। मतलब ये कि मसला कितनी अहमियत का है या कितना ज़ोर रखता है और इसके असरात कितने दूर रस्त हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ग्रेविटी ऑफ द मैटर का फैसला किसने करना है भी एक अहम सवाल है। आइन, मुंतखब असम्बलीज़, अदालतों या डिफेक्टो पावर्स वाले रियासती इदारों ने। एक राय यह भी है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और सज़ाएं इसलिए भी सही है ताकि जल्द अज जल्द फौरी फैसले हो सकें और एक्यूज या मुलजिम हमारे जुडिशल सिस्टम की खामियों का फ़ायदा ना उठा लें। यकीनन हमारा अंग्रेज़ों से लिया गया अदालती निज़ाम, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख के करीब पेंडिंग केसेस हैं, में बहुत खामियाँ हैं। लेकिन ये फ़ायदा बाकी जराइम के मुलजिमान भी तो उठा सकते हैं। तो क्या कोशिश मजमूई अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए होनी चाहिए या फिर कोशिश एक सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट के हवाले से के केसेस के लिए इंसाफ का एक पैरेलल सिस्टम बनाना होनी चाहिए?